नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। कई वर्ष पहले दिल्ली में घटित निर्भया मामले से भी अधिक भयानक घटना भंडारा जिले में घटित हुई है, जहां पर मदद करने का झांसा देते हुए एक ही महिला पर 2 अलग अलग स्थानों पर 3 लोगों द्वारा अमानवीय तरीके से दुराचार किया गया, जिसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट पर धारदार हथियार से वार करते हुए उसे घायल अवस्था में जंगल में ले जाकर निर्वस्त्र फेंक दिया गया। रात भर दर्द से कराहती पड़ी रहने वाली इस महिला की ओर काफी समय बाद वहां से गुजरने वाले लोगों का ध्यान गया, जिसके बाद उसे पुलिस की सहायता लेते हुए इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इस महिला पर नागपुर के मेडिकल कॉलेज में अस्पताल जारी है, जहां पर इस महिला की एक शल्यक्रिया हो चुकी है, वहीं एक और शल्यक्रिया होना बाकी है। मेडिकल सूत्रों के मुताबिक इस महिला के गर्भाशय तक काफी गहरे घाव हैं, जिसकी वजह से उसकी स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। पता चला है कि अपने पति से अलग रहने वाली यह महिला अपनी बहन के यहाँ रहा करती थी और बहन के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाने के बाद मायके जाने के लिए अपने घर से बाहर निकली थी। इस समय एक कार चालक ने उसे घर पहुंचाने का झांसा देते हुए करीब 2 दिनों तक लगातार अलग अलग स्थानों पर ले जाकर उसके साथ दुराचार किया और जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद 2 अन्य लोगों ने इस महिला को अपने साथ दुपहिया वाहन पर बिठाकर एक सुनसान खेत में ले जाकर उसके साथ अमानवीय दुराचार करने के साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट पर धारदार हथियार से वार करते हुए उसे घायल कर दिया और जंगल में ले जाकर निर्वस्त्र फेंक दिया। विगत 21 जून को अमरावती शहर में घटित उमेश कोल्ले हत्याकांड वाले मामले में एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अब तक कुल 9 लोगों को नामजद करते हुए अपनी हिरासत में लिया है और करीब 1.25 माह से इस मामले की सघन जांच चल रही है, जिसके तहत करीब 4-5 दिन पहले एनआईए की टीम एक बार फिर अमरावती पहुंची थी और इससे पहले हिरासत में लिए गए 7 आरोपियों को वारदात में सहयोग करने वाले 2 अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया था, जिन्हें गत रोज ही मुंबई डिपोर्ट कर दिया गया है, जहाँ पर इन दोनों आरोपियों को आगामी 12 अगस्त तक एनआईए की कस्टडी में रखा जाएगा। वहीं एनआईए की एक टीम अब भी अमरावती शहर में बनी हुई है और इस टीम के अधिकारियों ने आज अमरावती शहर में 3 अलग अलग स्थानों पर जाकर स्पॉट विजिट की। हालांकि इन तीनों स्थानों की जानकारी एनआईए की टीम द्वारा पूरी तरह से गोपनीय रखी गई है। वहीं यह भी पता चला है कि एनआईए की टीम ने आज कोल्ले हत्याकांड में पकड़े गए आरोपियों के साथ किसी भी तरह का वास्ता या लिंक रहने वाले और भी कुछ 8 से 9 लोगों को कोतवाली थाने में बुलाकर उनके साथ लंबी पूछताछ की है। पूरे देश भर में चर्चित रहने वाले मेडिकल व्यवसायी उमेश कोल्ले के हत्याकांड वाले मामले में लगातार नए रहस्यों का पर्दाफाश हो रहा है। एनआईए के दल द्वारा मंगलवार को अमरावती से गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों से की गई पूछताछ में एक नई बात पता चली है। एनआईए के अनुसार दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि 21 जून की रात उमेश कोल्ले को मौत के घाट उतारने के बाद सभी आरोपियों ने एक साथ मिलकर बिरयानी पार्टी करते हुए जमकर जश्न मनाया था। इस बार 15 अगस्त को देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ऐसे में समूचे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसे मनाने के लिए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को पैदा किया जा सके और उन्हें आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर अपने अपने घरों, आस्थापनाओं और प्रतिष्ठानों में राष्ट्रध्वज तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रेरित किया जा सके, जिसके लिए सरकार एवं प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर जन जागृति की जा रही है। चूंकि ध्वज संहिता में राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान पूर्वक फहराने और रोजाना शाम सूर्यास्त से पहले ध्वज स्तंभ से राष्ट्रीय झंडे को नीचे उतारने का नियम है, ऐसे में अब तक इस बात को लेकर काफी संभ्रम बना हुआ था कि घरों व दुकानों पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय झंडा लगातार फहराया जा सकेगा या फिर इसे 13 व 14 अगस्त सहित 15 अगस्त की शाम ध्वज स्तंभ से नीचे उतारना होगा। इस विषय को लेकर मंडल न्यूज ने जिलाधीश कार्यालय के निवासी उप जिलाधीश आशीष बिजवल से बात करते हुए जानकारी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि सरकारी कार्यालयों व शैक्षणिक संस्थाओं को छोड़कर अन्य सभी निजी आस्थापनाओं, विशेषकर घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए ध्वज संहिता में संशोधन किया गया है और घरों तथा निजी आस्थापनाओं पर 13 से 15 अगस्त तक लगातार राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकेगा। यानी 13 अगस्त की सुबह फहराए गए राष्ट्रीय झंडे को 13 अगस्त की शाम और 14 अगस्त की शाम ध्वज स्तंभ से नीचे उतारने की कोई जरूरत नहीं रहेगी और इसे 15 अगस्त की शाम ही ध्वज स्तंभ से नीचे उतारना होगा। हालांकि इस दौरान सभी संबंधितों को अपने अपने घरों व आस्थापनाओं पर फहराए गए राष्ट्रीय झंडे के सुस्थिति में रहने और सुरक्षित रहने की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय ध्वज किसी भी तरह से कटना या फटना नहीं चाहिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव निमित्त आगामी 13 से 15 अगस्त के दौरान हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए समूचे जिले में जिलाधीश पवनीत कौर के मार्गदर्शन में सूक्ष्म नियोजन किया जा रहा है। इसके तहत जिला प्रशासन सहित जिला परिषद व महानगरपालिका प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर जन जागृति की जा रही है, जिसके जरिए महानगरपालिका क्षेत्र में करीब 1 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 4.25 लाख घरों पर तिरंगा झंडा फहराने का नियोजन किया गया है। यानी अमरावती जिले में करीब 5.5 लाख से 6.25 लाख घरों पर तिरंगा झंडा लहराया जाएगा, जिसके लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के जरिए भी झंडों की आपूर्ति करने की तैयारी की गई है।
हर घर तिरंगा अभियान को लेकर यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व हर घर तिरंगा अभियान के स्थानीय समन्वयक अजय सामदेकर द्वारा बताया गया कि अमरावती शहर व जिला भाजपा द्वारा एक से बढ़कर एक देशभक्ति पूर्ण आयोजन इस दौरान किए जाएंगे और हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर में 30 से 35 हजार तिरंगे झंडे वितरित किए जाएंगे। 14 ऑगस्टला पाकिस्तानचं स्वातंत्र्य घोषित झालं आणि फाळणी झाली, तर त्या फाळणीची विभीषिका आजचे तरुण पोरं विसरून गेले. त्या फाळणीमध्ये या देशाचं किती नुकसान झालं, लाखो लोकांच्या मृत्यू झाल्या, अनेक लोक बेघरून भारतामध्ये आले, ज्यांना आपण शरणार्थी म्हटलं. असे प्रचंड नुकसान जगात भारताचं झालं. आज किती लोकांच्या बलिदानावर आपल्या देशाचं स्वातंत्र्य आहे आणि आपण समोर चाललो याची जाणीव तरुणांना, आजच्या तरुण पिढीला करून देण्याची गरज आहे. त्यामुळे 15 तारखेला आपला स्वातंत्र्य दिन आहे, तर 14 तारखेला आपल्या याची विभीषिका, फाळणीची विभीषिकेचे स्मरण करण्यासाठी आपण अखंड आणि त्या दिवशी अखंड भारत व्हावा याची प्रतिज्ञा घेण्यासाठी आपण एक मोर्चा काढतोय. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयापासून तर महात्मा गांधीचा पुतळा जयस्तंभ चौक तिथे संध्याकाळी 6 वाजता मुक मोर्चा आहे हा पूर्ण. आणि या मुक मोर्चाच्या मार्फत म्हणजे आम्ही हा संदेश, या 2 गोष्टी आहे, ती जी विभीषिका आहे त्याची मूर्ती जागवणे आणि अखंड भारताचं स्वप्न त्याची प्रतिज्ञा करणे, अशा प्रकारचं ते कार्यक्रम आहे. 9 तारखेला आपण या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये क्रांती दिनाच्या निमित्त आपण एक बाईक रॅली या ठिकाणी काढतोय की ज्या बाईक रॅलीमध्ये संपूर्ण अमरावती जिल्ह्यातून सगळ्यांना आम्ही या ठिकाणी आवाहन करतो की शाळेतली मुलं, कॉलेजमधली मुलं, जी काही व्यापारी संकुलामध्ये जी काही कामं करणारी ती लोक सगळ्यांनी टोटली याच्यामध्ये सहभागी व्हायचं आहे. आपण मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी झाकी काढणार आहे. झाकी करत असताना या ठिकाणी संयोजक म्हणून आमच्या अजय सामदेकर आहेत, त्यांच्यासोबत आपल्याला संपर्क करायचा आहे. आणि हे सगळ्या पक्षांनी, याच्यामध्ये काँग्रेस असो, राष्ट्रवादी असो, भारतीय जनता, शिवसेना, सगळ्यांनी एका ठिकाणी येऊन या देशाला 75 वर्ष झाल्याचं आपल्याला हे दाखवून द्यायचं आहे. याचं आपण जे करतोय हे पूर्ण जग या ठिकाणी पाहणार आहे. कारण हा देश, भारत देश हा आपली 75वी कधी साजरी करतो. हा या जगाच्या पाठीवरती हा एक मोठा उपक्रम या ठिकाणी आपण पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे या ठिकाणी मी सगळ्यांना आवाहन करतो, अख्ख्या अमरावती जिल्ह्याच्या सगळ्या आमदार म्हणून मी सगळ्यांना आवाहन करतो, एक जनरल माणूस म्हणून आवाहन करतो की प्रत्येकाच्या घरावरती हा तिरंगा झेंडा लागलाच पाहिजे. आणि आपण 9 तारखेला मोठ्या उत्साहाने ज्या पद्धतीने दिवाळी, दसरा आपण साजरा करतो त्या पद्धतीने याची सुरुवात आपण केली पाहिजे. याची सुरुवात जनजागृत म्हणून आपण 9 तारखेला आपण या ठिकाणी करतो आहे. सगळ्यांना आव्हान आहे की आपण प्रेस सुद्धा, पत्रकार मंडळी सुद्धा, त्यांनी सुद्धा याच्यामध्ये आपलं कॉन्ट्रीब्युशन केलं पाहिजे आणि सगळ्यांनी सहभाग या ठिकाणी घेतला. स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव समिति द्वारा देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगामी 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस का औचित्य साधते हुए अमरावती शहर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 9 अगस्त को सुबह 10:30 बजे गणेश दास राठी हाईस्कूल के प्रांगण से 500 फीट लंबा तिरंगा झंडा लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जो अलग अलग चौक चौराहों से होते हुए नेहरू मैदान पहुंचकर समाप्त होगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव तथा हर घर तिरंगा अभियान के लिए मनपा प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और इस अभियान के तहत शहर के सभी शैक्षणिक व सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ व्यापारिक संगठनों को जोड़ा जा रहा है। ऐसे में शहर के व्यापारियों व उद्योजकों के शीर्ष संगठन रहने वाले चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा अमरावती महानगर पालिका को ध्वज वितरण हेतु करीब 10,000 तिरंगे झंडे उपलब्ध कराने की तैयारी दर्शाई गई है। साथ ही विविध व्यापारिक संगठनों की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि इस दौरान शहर के सभी व्यावसायिक व उद्योजक अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों व आस्थापनाओं पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। आज धारणी शहर में आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान की जनजागृति करने हेतु शालेय विद्यार्थियों की भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों सहित उपस्थित नागरिकों का मार्गदर्शन करते हुए क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाने का आह्वान करते हुए क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपने अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा झंडा फहराने का निवेदन किया। साथ ही यह भी कहा कि ऐसा करते समय राष्ट्रध्वज तिरंगा झंडे का किसी भी तरह से अपमान न हो, इस बात की ओर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जिले के सांसद नवनीत राणा ने आज उपराष्ट्रपति पद हेतु हुए चुनाव की मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जिसके तहत सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा में बनाए गए मतदान कक्ष में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं जिले की सांसद नवनीत राणा ने गत रोज राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और बडनेरा फ्लाईओवर के लिए निधि दिए जाने के साथ साथ यवतमाल से अमरावती, बोलगांव व परतवाड़ा होते हुए धारणी की ओर जाने वाले रास्ते को राष्ट्रीय महामार्ग में सम्मिलित करते हुए 4 लेन करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इस मांग को मंजूर करने का आश्वासन दिया।
कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा सहित चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा में बेहतरीन अंकों के साथ सफल रहने वाले राजस्थानी समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने हेतु राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा कल रविवार 7 अगस्त को स्थानीय धनराज लेन स्थित माहेश्वरी भवन में अभिनंदन व सत्कार समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वर्गीय श्री नारायण दास जी लक्ष्मी नारायण जी पनपालिया की स्मृति में राजस्थानी समाज के सभी मेधावी छात्र छात्राओं का सपरिवार गौरव किया जाएगा। राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष व मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्कार समारोह में बतौर प्रमुख अतिथि पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के, मनपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत तथा सामाजिक कार्यकर्ता व उद्योगपति गोपाल पनपालिया उपस्थित रहेंगे। बीते 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्र सहित जिले की मोर्शी व वरुण तहसीलों में झमाझम व मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते अपर वर्धा बांध में एक बार फिर पानी की जमकर आवक हुई है और बांध में जलस्तर लगातार ऊंचा उठने लगा है। इस बात के मद्देनजर अपर वर्धा बांध के सभी 13 दरवाजों को एक बार फिर 60 सेंटीमीटर तक खोल दिया गया है और बांध से वर्धा नदी में प्रति सेकंड 1225 घनमीटर पानी छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले की धारणी, चिखलदरा, अचलपुर व चांदुर बाजार तहसील क्षेत्रों में भी झमाझम बारिश हुई है। वहीं अन्य तहसील क्षेत्रों में पानी की हल्की फुल्की फुहारें बरसी हैं। जिला कृषि मौसम विभाग केंद्र तथा कृषि विज्ञान केंद्र दुर्गापुर द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जिले में कल 10 अगस्त से सभी स्थानों पर बिजली की कड़कड़ाहट के साथ हल्की व मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। साथ ही कुछ स्थानों पर आसमानी गाज भी गिर सकती है। प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा बदलते समय के साथ खुद में बदलाव करते हुए ऑनलाइन कामकाज की पद्धति को अपनाया जा रहा है, जिसके चलते वाहन चलाने हेतु दिया जाने वाला लाइसेंस अब कागज की बजाय स्मार्ट कार्ड पर दिया जाता है। लेकिन विगत 15 दिनों से स्थानीय आरटीओ में स्मार्ट कार्ड की उपलब्धता नहीं है। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन व शुल्क अदा करने के बाद भी लोगों को विगत 15 दिनों से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल पा रहे। स्मार्ट कार्ड की किल्लत रहने के चलते अब तक करीब 8 से 10 हजार वाहन चालकों के लाइसेंस आवेदन प्रलंबित पड़े हैं। स्थानीय कैंप परिसर स्थित विद्या भारती महाविद्यालय के सभागृह में वर्ष 2020-2021 के विद्यार्थियों को पदवी प्रमाण पत्र देने के लिए पदवी वितरण समारोह आयोजित किया गया और इस समारोह में मेरिट में आए 56 विद्यार्थियों को उपस्थित मान्यवरों के हाथों उनके पदक व पदवी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही उपस्थित गणमान्यों ने सभी सफल विद्यार्थियों की प्रशंसा करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अग्रवाल सखी मंच द्वारा आज सुबह 10 बजे से अग्रसेन भवन में निःशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ हनुमान अग्रवाल व विद्या अग्रवाल द्वारा की गई। साथ ही इस शिविर का अग्रवाल सखी मंच की सभी महिला सदस्यों व पदाधिकारियों द्वारा लाभ लिया गया। स्थानीय पंचवटी चौक के नर्सिंग कॉलेज स्थित मातोश्री विमलाताई देशमुख सभागृह में आदिवासी युवा क्रांति दल द्वारा जिला स्तरीय आदिवासी मेधावी विद्यार्थियों का सत्कार व सांस्कृतिक सम्मेलन आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व सहायक आयुक्त भीमराव खंडाते की अध्यक्षता में पूर्व प्राचार्य पुरुषोत्तम कुमरे उपस्थित थे। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 12 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 118 हो गई है, जिनमें से 3 मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 32 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 83 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। इसके अलावा राहत वाली बात यह भी रही कि बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 18 मरीज कोविड मुक्त भी हुए। धारणी से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित कावड़ाझीरी गांव में आज सुबह चाय बनाते वक्त गैस सिलेंडर में अचानक आग लगी और यह आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते सूरज जांबेकर के घर को आग ने पूरी तरह से चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने सक्रिय होकर आग पर काबू पाया, जिससे संभावित जनहानि टल गई। लेकिन इस भीषण आग में जीवनावश्यक साहित्य व अनाज सहित लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के पंचवटी चौक स्थित एक कैफे सेंटर में प्रेमी युगलों को बैठने व अश्लील हरकतें करने के लिए जगह उपलब्ध कराने के अपराध में कैफे सेंटर के संचालक समेत 3 लोगों को शहर पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने गिरफ्तार किया है। चाकू मारकर हत्या करने के प्रयास के बाद विगत 2.5 माह से फरार 2 आरोपियों को नागपुर गेट पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुलिस्तान नगर के पास इकबाल कॉलोनी में सैयद जफर पर शेख सद्दाम व शेख अकबर ने चाकू से पेट पर सपासप वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था और अपराध दर्ज होने के बाद से दोनों आरोपी फरार थे, जिन्हें नागपुर गेट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हैदरपुरा परिसर से गिरफ्तार किया। अब्दुल मजीद हत्याकांड के बाद से फरार रहने वाले तीसरे आरोपी शब्बीर शाह को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के महबूबनगर पानी की टंकी के पास रहने वाले अब्दुल मजीद के घर पर रात के समय जाकर रियाज खान, फिरोज बाली और शब्बीर शाह ने गाली गलौज करते हुए अब्दुल मजीद को घर से बाहर निकाला था और चाकू से सपासप वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन शब्बीर शाह नामक तीसरा आरोपी लगातार फरार था, जिसे नागपुर गेट पुलिस ने अकोला जिले के मूर्तियापुर हाईवे पर जाल बिछाकर गिरफ्तार किया है। दरोगा प्लॉट के रास्ते पर एक ऑटो चालक की शुक्रवार की देर रात के समय 3 लोगों ने बेरहमी के साथ हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हत्यारों को अदालत ने 4 दिन पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा पुलिस कस्टडी में रखते हुए कड़ाई के साथ पूछताछ की जा रही है।
राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के बेलपुरा पुलिस थाने में एक नाबालिग आरोपी ने एक युवक के पेट पर चाकू से सपासप वार कर उसे जान से मारने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। अकोला जिले की अखोट तहसील अंतर्गत देवरी गांव से होकर बहने वाले लेंडी नाले में एक नवजात बच्चा मृत अवस्था में पाया गया, जिसकी पैदाइश बड़ी मुश्किल से 2 दिन पहले होने का अनुमान है। नाले से पुरुष शिशु मृत मिलने की खबर मिलते ही पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। चंद्रपुर जिले के राजूरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत देवाला गांव में दूषित पानी पीने की वजह से डायरिया की बीमारी फैल गई और यहां के लगभग सभी घरों में कोई न कोई व्यक्ति डायरिया की चपेट में है। वहीं अब तक इस बीमारी की वजह से देवाला गांव में 3 लोगों की मौत हो गई है। इस समय गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डायरिया संक्रमित मरीजों से पूरी तरह भरा हुआ है और यहाँ पर 90 से अधिक मरीजों पर इलाज जारी है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।